हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर जो 2022-23 का है उसका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन 32 फॉर दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं हम, टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज्ड इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। तो सपोज ये स्विमिंग पूल है, इसमें ये स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप और ये लार्जर डायमीटर वाला पाइप, और आपको क्या दिया हुआ है, if the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter, तो टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर अगर हम x आवर्स ले लें तो स्मॉलर डायमीटर को कितना टाइम लगेगा, पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर को कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स मोर, मींस x प्लस 10 आवर्स। ठीक है, तो दोनों का हमने टाइम निकाल लिया। अब हम फाइंड करेंगे हाउ मच पूल इज फिल्ड बाय द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। तो चलिए पहले लार्जर डायमीटर के लिए निकालते हैं। आपको दिया हुआ है, हमने एज्यूम किया है कि x आवर्स में पूरा पूल फिल हो जाएगा अगर हम लार्जर डायमीटर वाला पाइप यूज करते हैं। तो x आवर्स में एक पूरा पूल फिल हो जाएगा। तो 1 आवर में कितना पूल फिल होगा, 1/x। ठीक, अगर x आवर्स में 1 पूल फिल हो रहा है, एक्चुअली मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में नेबर के यहाँ, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए और मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिए। इन x आवर्स 1 पूल इज फिल्ड, तो इन 1 आवर कितना पूल फिल होगा, 1/x पूल फिल होगा। अगर 1 आवर में 1/x पूल फिल होगा तो 4 आवर्स में कितना पूल फिल होगा, 4/x पूल विल बी फिल्ड। ठीक, अब वैसे ही स्मॉलर डायमीटर पे फोकस कीजिए। स्मॉलर डायमीटर के लिए दिया, हमने अज्यूम किया था कि x प्लस 10 आवर्स लगता है स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप से फिल करने में, मीन्स x प्लस 10 आवर्स में एक पूरा पूल फिल होगा। तो 1 आवर में कितना पूल फिल होगा, 1/x प्लस 10th पार्ट ऑफ द पूल विल बी फिल्ड। ठीक है, तो 9 आवर्स में कितना फिल होगा, 9/x प्लस 10th पार्ट ऑफ द पूल विल बी फिल्ड। हमने यहाँ पर 9 क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर को 9 आवर्स लगते हैं, और यहाँ पर हमने 4 क्यों लिया है, क्योंकि लार्जर डायमीटर हमने 4 आवर्स के लिए यूज़ किया है। लार्जर डायमीटर वाला पाइप हमने 4 आवर्स के लिए यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 आवर्स के लिए निकाल लिया। और स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप हमने 9 आवर्स के लिए यूज़ किया, इसलिए हमने 9 आवर्स में कितना फिल होगा ये फाइंड कर लिया। क्लियर इतना। अब आगे क्या दिया हुआ है आपको, अगर दोनों हम इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज्ड फॉर 9 आवर्स देन ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4/x प्लस 9/x प्लस 10 कितना फिल होगा, सिर्फ हाफ ऑफ द पूल विल बी फिल्ड। 4 आवर्स में 4/x फिल हुआ था लार्जर डायमीटर से, 9 आवर्स में स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप से इतना फिल हुआ था, और दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो सिर्फ हाफ पूल ही फिल होगा। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना है। मेन इक्वेशन हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम करते हैं एलसीएम। x और x प्लस 10 का एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ x प्लस 10 और 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये x इज इक्वल टू 1/2। So this will become 4x plus 40 plus 9x upon x into x is x square plus 10x is equal to 1/2। ठीक है, 4x plus 9x is 13x plus 40 upon x square plus 10x equal to 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13x plus 40 में इंटू 2 और राइट साइड में 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। 13 2 26x प्लस 2 इंटू 40 इज 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब सबको एक साथ में लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इन दोनों की साइड चेंज करते हैं, -26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इजीली कर सकते हैं। यू हैव टू सर्च फॉर टू नंबर्स सच दैट देयर एडिशन इज -16 एंड मल्टीप्लिकेशन इज -80। तो 20 या 4 ले लें, -20 प्लस 4 लेंगे तो -16 होगा।
ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 और x इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यस, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सो x माइनस 20 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इधर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो इससे आगे x इक्वल टू 20 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 4 तो पॉसिबल नहीं है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। तो अभी हमें मिल गया x इक्वल टू 20, तो रिक्वायर्ड टाइम और दूसरा भी निकाल लेते हैं पहले, फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे 30 आवर्स। ठीक है, देयरफॉर पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर को हमने कितना लिया था, x लिया था, तो 20 आवर्स। पाइप ऑफ larger diameter takes 20 hours and pipe of smaller diameter takes 30 hours to fill the pool. Clear? Moving to next option of question 22, second option. In a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the entire trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed, and the time of flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of flight. तो हमें जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस दिए हो तो प्रेफर कीजिए कि स्पीड डिस्टेंस टाइम की इस तरह से आप टेबल बना लीजिए, तो इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो हम यूजुअल स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम y आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इन्होंने, फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ये हमारा गिवन डेटा है। अब क्या दिया हुआ है, इट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, और स्पीड कितनी रिड्यूस हो गई, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, मीन्स एक्स में 200 लेस कर दिया, क्योंकि स्पीड हमारी थी 200 एक्स, उसमें हमने रिड्यूस कर दिया कितना 200, तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर, ये ध्यान रखिएगा, प्लस 30 नहीं करना है क्योंकि हमने टाइम आवर्स में लिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर जो टाइम है 30 मिनट्स उसको आवर में चेंज करोगे, 30 मिनट्स में कितना होगा 1/2 आवर। ठीक, डिस्टेंस तो वही रहना है। अब देखिए, आपको आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो जिसमें स्पीड फाइंड करना हो या टाइम फाइंड करना हो, तो प्रेफर कीजिए कि टाइम को मेन सब्जेक्ट मान के बाकी फॉर्मूला निकालिए। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहाँ ले रही हूँ टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम ये टाइम लेंगे तो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अगर हम ये वाला टाइम लेंगे तो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं तो y एलिमिनेट होगा, और हमें यहाँ पर y एलिमिनेट नहीं करना है, हमें x एलिमिनेट करना है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें हमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें हमें टाइम मेन सब्जेक्ट नहीं लेना है, हमें स्पीड मेन सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि टाइम तो हमें फाइंड करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ही फॉर्मूला रखते हैं हम। स्पीड x माइनस 200 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर ये स्पीड लेंगे स्पीड इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें स्पीड पूछी नहीं है क्वेश्चन में, तो अच्छा है हम x एलिमिनेट ही कर लें, बेटर होगा। तो चलिए सबट्रैक्ट करते हैं। ऑन सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, साइन चेंज होंगे, x माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे हुआ माइनस 200 इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में देखेंगे 600 अपॉन वाई प्लस 1/2 माइनस 600 अपॉन वाई। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है रेगुलर मेथड से ही। हम इसमें राइट साइड में 600 कॉमन ले सकते हैं, राइट हैंड लेफ्ट साइड एज इट इज माइनस 200, राइट साइड में अगर आप 600 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1/2
देन -1/y, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, बचा -2 और 6 को इधर ले आओ, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पर देखते हैं 1 एलसीएम ले लें y और इसका एलसीएम ले लेते हैं, चलिए y प्लस 1/2 और ये है y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा y माइनस ये कितना हो जाएगा y प्लस 1/2, ठीक। कैंसिल करते हैं, -1 ये हो गया 2 × 2 2 3 6, यहाँ पर y माइनस 1/2 अपॉन y इंटू y स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू y दैट इज y/2, ठीक है। y माइनस y कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/3 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में है -1/2 और डिनोमिनेटर में है y स्क्वायर प्लस y/2, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पूरा y स्क्वायर प्लस y/2 इधर जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y/2 और राइट साइड में है ये माइनस माइनस भी हम कैंसिल कर देते हैं। राइट साइड में 1/2 में क्या मल्टीप्लाई होगा 3, 1/2 में क्या मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस y/2 -3/2 इज इक्वल टू 0, ये 3/2 की साइड चेंज कर ली। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद का स्टेप 2y स्क्वायर प्लस y -3 इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 2 इज 0। तो आपके पास इक्वेशन बन गई है 2y स्क्वायर प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लेते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमें दो नंबर सर्च करने हैं, सो दैट देयर एडिशन इज कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1 हियर एंड मल्टीप्लिकेशन इज 2 इंटू -3 दैट इज -6। तो 2 3 = 6, 2 3 = 6 और हमें यहाँ पे +1 चाहिए, तो 3 -2 कर देंगे तो +1 आ जाएगा एंड -2 इंटू 3 करोगे तो -6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर -2y प्लस 3y -3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेते हैं 2y, तो बचेगा क्या y -1 और इन दोनों में से कॉमन है +1 तो +3 बचेगा y -1, ठीक है। तो y -1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल टू 1 और दूसरा मिलेगा y इक्वल टू -3/2। नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर y इक्वल टू 1 आवर्स। रिक्वायर्ड शेड्यूल लिख लेना, रिक्वायर्ड शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज 1 आवर। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। एक चीज और, यहाँ पर y प्लस 1/2 की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा हो मे भी, तो 1/2 की जगह 0.5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, जैसे चाहें, जैसा आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, ये सेक्शन डी जो है ये 5 मार्क्स के हैं और इसमें 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन 32 कराया जिसके 2 ऑप्शन थे, दोनों कर लिए हमने। क्वेश्चन 33 ये है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप यार कोशिश कीजिएगा कि आप स्टेटमेंट को लर्न भी कर लें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे प्रूव करना है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। This you have to prove. That means you have to prove basic proportionality theorem BPT. Use the above theorem to prove that a line through the point of intersection of diagonals and parallel to the base of trapezium divides the non-parallel sides in the same ratio. तो ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल ABC एज्यूम कर लिया है, गिवन है ट्राइंगल ABC एंड DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रूव दैट this point D and E divides the sides in the same ratio. That means we have to prove that AD upon DB equal to AE upon EC. This you have to prove. तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, join BE and DC. Also we have to draw perpendicular DM on AC. DM, okay, DM on AC, ये perpendicular हमने draw किया and EN perpendicular to AB, EN perpendicular to AB, ठीक है। अब देखिए हम ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में अगर बेस हम लेंगे AE, अगर बेस हम AE लेंगे तो हाइट DM होगी। ध्यान से देखो, AD
ई ट्राइंगल में अगर हमने बेस ए ई लिया है तो हाइट डी एम होगी, ठीक है। अगर बेस ए ई है तो हाइट डी एम, तो हाफ इंटू बेस ए ई और हाइट डी एम, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं इधर वाले फिगर में, नीचे जो दिया हुआ है ये DEC, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC निकालना है तो कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज हाफ इंटू बेस, अगर EC है तो उस पर हाइट कितनी है? ध्यान से देखिए, बेस EC है तो हाइट DM है, क्योंकि है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें एक साइड के ऑब्ट्यूज एंगल जहां पर बन रहा है इधर, अगर आपने इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर आपने इसको बेस लिया है तो हाइट क्या होगी? ये होगी। इसमें एक्सटीरियर एल्टीट्यूड एक्सटीरियर होगा, ठीक है। समझ में आया? नॉर्मली क्या होता है, आप ऐसा बनाते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब सोचो कि अगर ट्राइंगल ऐसा है तो, और अगर ये बेस है, इस बेस पे अगर आपको हाइट बनानी है, इस एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से इस पे हम 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनेगा ना, ध्यान से सोचिए, ठीक है। तो बेस पे एल्टीट्यूड कहाँ है? बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर में है। सेम वैसे यहाँ पर ये हमारा बेस है तो इसमें हाइट बाहर की तरफ है, इस फिगर पे है ये बेस EC है तो इसमें हाइट है DM, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब हम एक बार और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे, जिसमें हम बेस चेंज करेंगे, बेस हम AD लेंगे। जब बेस AD होगा तो हाइट कितनी होगी? EN, ये तो क्लियर है। ट्राइंगल ABC सॉरी ADE में बेस AD पे हाइट ये है, एल्टीट्यूड ये है, अगर ये बेस लोगे तो ये एल्टीट्यूड होगा EN, हाफ इंटू बेस AD और एल्टीट्यूड EN। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, BDE ट्राइंगल किधर बना लें हम? इसमें भी सेम यही वाला कंसेप्ट यूज होगा कि जो एल्टीट्यूड है बाहर की तरफ आएगा, ये आपके पास है BDE, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बेस अगर ये है BD तो एल्टीट्यूड इसका ये है। ध्यान से देखो, समझ में आया? अगर बेस BD हम लेंगे तो एल्टीट्यूड क्या होगा? EN, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इज BD, बेस BD पे एल्टीट्यूड कितना है? EN। ये हमारे पास इक्वेशंस हो गई तैयार, 4 इक्वेशंस। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल टू, राइट साइड में है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ के राइट साइड में है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, क्या बचा? AE अपॉन EC। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली हम करेंगे थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू, थर्ड इक्वेशन की राइट साइड में हाफ इंटू AD इंटू EN, और इसकी राइट साइड में है फोर्थ इक्वेशन की हाफ इंटू BD इंटू EN। देखिए EN कैंसिल, हाफ कैंसिल, बचा क्या? AD अपॉन BD। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। तो अब आप फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को ध्यान से अगर देखेंगे तो फिफ्थ इक्वेशन में AE अपॉन EC है जो हमें चाहिए था, और सिक्स्थ इक्वेशन में AD अपॉन BD है जो हमें चाहिए था। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अब हम काफ़ी क्लोज है हमारे प्रूफ के। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ADE न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी ADE है, ठीक। डिनोमिनेटर में देखिए DCE और BDE। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? दीज ट्राइंगल्स, ट्राइंगल DCE and triangle BDE are on the same base and between same parallels। अब बेस सेम क्या है? ध्यान से देखो, हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं,
नीचे वाले ये डी ई बी सी में हमारे पास एक तो ये है और एक ये, एक ट्राइंगल है ये कौन सा, डी सी ई वाला ट्राइंगल ये, और बी डी ई में ये ट्राइंगल, ठीक है। दीज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस डी ई, राइट, ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। तो दीज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी, सो इनके एरियाज इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, यही तो आपने पढ़ा हुआ है पहले क्लास 9 में। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, बस वही हमने यूज किया है। तो अब हमारे पास 5th और 6th इक्वेशन में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, ठीक है। अगर पूरा लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों की राइट साइड सेम होगी। सो फ्रॉम 5th, 6th एंड 7th इक्वेशन आपको क्या मिल गया, रेशियो सेम मिल गया, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूव करना था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हो गया। यहाँ पर बी डी की जगह डी भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। यूजिंग द अबव थ्योरम, कौन सा, बीपीटी, जो अभी जस्ट हमने प्रूव किया। यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से अगर हम लाइन बनाते हैं पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट में इन्होंने ऐसा बोला है कि एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पे, तो वहाँ से अगर हम लाइन बनाएंगे पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये जो लाइन है ई एफ वो इस नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। देखो ट्रेपेजियम में ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, ये हमने मान लिया है क्योंकि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइडेड है। दिस यू हैव टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। क्लियर हो गया। आपको दिया हुआ एक ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, हमने ले लिया ए बी और सी डी पैरेलल है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो कौन सी है, ए डी एंड बी सी, और आपको प्रूव करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। दैट मीन्स डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें गिवन है ई एफ इज पैरेलल टू ए बी और ए बी और सी डी भी पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम है। पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब देखिए ए डी सी ट्राइंगल में अगर हम बीपीटी लगाते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जस्ट अभी हमने जो प्रूव किया, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। इस ट्राइंगल में आपके पास क्या है, ईओ और डीसी पैरेलल है, क्योंकि ईएफ डीसी के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ईएफ एबी के पैरेलल है और एबी सीडी के पैरेलल है। ईएफ एबी के पैरेलल है और एबी सीडी के पैरेलल है, तो लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ईएफ और सीडी भी पैरेलल है, तो ईओ इज पैरेलल टू डीसी, वो आप लिख लेना। ईओ इज पैरेलल टू डीसी अगर है तो बीपीटी से क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हम पहले ये लिखेंगे डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओसी अपॉन ओ ए, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। अब डीसीबी ट्राइंगल लेते हैं। डीसीबी ट्राइंगल में वही कंसेप्ट, ईएफ और डीसी पैरेलल है। अच्छा एक काम करते हैं, हम ट्राइंगल्स के नेम चेंज करते हैं ताकि आपको वो जो दूसरा एक और थ्योरम है वो ना लेना पड़े। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ट्राइंगल्स के नेम में। अगर हम नीचे वाला ट्राइंगल ले लें तो डायरेक्टली ईएफ और एबी पैरेलल है, चलो हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। चेंज कर रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक थ्योरम और लिखना पड़ेगा कि लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं, एडीबी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल एडीबी, इसमें ईओ इज पैरेलल टू एबी गिवन है आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर बीपीटी लगा दें, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बाय बीपीटी डीई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लें, दूसरा ट्राइंगल ये ले लें, ये वाला, क्योंकि हमें सी एफ और एफ बी तक पहुंचना है ना। हमें कैसे पता चले कि हम कौन सा ट्राइंगल लें, हमें सी एफ और एफ बी हमें चाहिए, तो हम
CAB ट्राइंगल ले लें। इन ट्राइंगल CAB क्या क्या पैरेलल है? OF इज पैरेलल टू AB, क्योंकि EF इज पैरेलल टू AB तो उसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा, राइट? OF इज पैरेलल टू AB, सो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा? CF अपॉन FB विल बी इक्वल टू OC अपॉन OA। लेकिन यहाँ पर हमारा ये दूसरा बन गया, ठीक है? इसका मतलब ये हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड दोनों डिफरेंट आ गई, हमें राइट साइड सेम चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा राइट साइड डिफरेंट आ रहा है, लेफ्ट साइड भी डिफरेंट आ रहा है, तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसको वापस से चेंज करते हैं। हमारा एम क्या है? हमें, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है DE अपॉन EA इक्वल टू CF अपॉन FB, तो DE अपॉन EA आ गया है। अब हमें दूसरा ऐसा ट्राइंगल ढूंढना है, ऐसा ट्राइंगल सर्च कर कीजिए जिससे हमें ये रेशियो मिल जाए CF अपॉन FB। तो CF अपॉन FB और कौन से ट्राइंगल से मिल सकता है? ये अगर हम लेंगे तो इससे हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा, सही तो वो भी है, रिजल्ट भी मिल जाएगा, लेकिन और लंबा हो जाएगा, उसमें फिर राइट साइड्स को भी हमें इक्वल आगे प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लंबा क्यों करें, हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर CF और FB चाहिए, CF और FB चाहिए, ठीक है? तो हम दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं? DCB ट्राइंगल ले सकते हैं, मतलब वो तो लेना ही पड़ेगा हमें। तो उससे पहले हम ये लिख दें, EF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू CD, सो EF is parallel to CD। रीजन क्या होगा? Lines parallel to the same line are parallel to each other। मैं चाह रही थी कि इसको बिना यूज किए करें, लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ रहा है। EF और AB पैरेलल है, ABCD पैरेलल है, मीन्स EF और CD पैरेलल है, ठीक है? अब हम ट्राइंगल लेते हैं DCB, क्योंकि DCB ट्राइंगल लेने से, देखो ध्यान से, DCB ट्राइंगल लेने से हमें दिस अपॉन दिस भी मिल जाएगा और दिस अपॉन दिस भी मिल जाएगा, जो हमें यहाँ पर राइट साइड भी इक्वल है, ठीक है? तो ये अब हमें कंफर्म हो गया कौन सा हम ट्राइंगल लें जिससे हमारा रिजल्ट इजीली आ जाए। इन ट्राइंगल DCB क्या पैरेलल है? OF इज पैरेलल टू DC, सो बाय BPT क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर हुआ? DO अपॉन OB इक्वल टू CF अपॉन FB, DO upon OB equal to CF upon FB। Let this be equation 2। From first and second डायरेक्ट हमें मिल रहा है इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में DO upon OB, सेकंड इक्वेशन में भी DO upon OB, तो जो बची हुई है वो भी इक्वल होगी। सो DE upon EA is equal to CF upon FB। यही आपको प्रूव करना था कि ये जो E और F पॉइंट्स है वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें, मींस DE अपॉन EA इक्वल टू CF अपॉन FB, हेंस प्रूव्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद का मैंने लिखा है, क्योंकि बहुत सारा लिखना बहुत टायरिंग होता है। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट, thousands were rendered homeless। 50 schools collectively decided to provide place and canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally। आगे है, the lower part of each tent is cylindrical with base radius 2.8 meter and height 3.5 meter and upper part is conical with the same base radius but of height 2.1 meter। If the canvas used to make the tents cost rupees 120 per meter square, find the amount shared by each school to set up the tent। तो कैसा टेंट का शेप है? सिलेंड्रिकल और ऊपर से है कॉनिकल, ठीक है? यही दिया हुआ है। द लोअर पार्ट, टोटल हमें बनाना है 1500 टेंट्स। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8, बेस रेडियस है 2.8 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर, ठीक? एंड अपर पार्ट इज कॉनिकल विद द सेम बेस रेडियस वही है 2.8 मीटर एंड इसका हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, हाइट ऑफ कोन, और इसका रेडियस है 2.8 मीटर, ठीक है? तो पहले हम स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकाल लें। सबसे पहले स्लैंट हाइट ऑफ कोन, हमें कैसे पता कि हम स्लैंट हाइट निकालें? क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है कि कितना कैनवास हमने यूज़ किया टेंट बनाने के लिए, तो हमें क्या चाहिए? CSA, TSA या वॉल्यूम क्या चाहिए? हमें टेंट बनाना है,
टेंट बनाना है मतलब हमें एरिया चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ भरी जाती है तो क्या होता है, वॉल्यूम। अगर हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या होगा, एरिया। अब टेंट बनाना है तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस एफ कोन में पाई आर एल आता है, इसलिए मैं सबसे पहले स्लाइड हाइट ऑफ कोन निकाल रही हूँ। दैट इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। रेडियस कितना है कोन का, पहले डेटा सारा लिख लेते हैं। सिलेंडर के लिए रेडियस इज 2.8 मीटर, हाइट इज 3.5 मीटर, और कोन के लिए रेडियस 2.8 मीटर, हाइट इज 2.1 मीटर। गिवन डेटा के लिखने के भी मार्क होते हैं, स्टेप मार्किंग का ध्यान रखेंगे। सो स्लाइड हाइट ऑफ कोन इज रूट ओवर आर स्क्वायर, आर है 2.8 का स्क्वायर, देन एच 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2.8 का स्क्वायर आपको मिलेगा 7.84 एंड 21 का स्क्वायर 4.41। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 12.25 और ये होता है 3.5 का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन में हमें मिल गई है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन टेंट। कितना होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। फॉर्मूलेस का भी ध्यान रखेंगे। सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, कोन का होता है पाई आर एल। पाई आर कॉमन अगर हम ले लें तो क्या बचेगा, 2h प्लस एल। पाई आर कॉमन लिया तो बचा 2h प्लस यहाँ पर l बचा, ठीक है। पाई इंटू रेडियस इज 2.8 इंटू 2 इंटू एच, 2 इंटू एच 2 इंटू 3.5 प्लस स्लैंट हाइट इज 3.5, ठीक है। अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन ऊपर करते हैं। ये कैंसिल हुआ, 7 4 28 तो 0.4, 22 इंटू 0.4 एरिया 1 टेंट लिख दें इज 22 इंटू 0.4 इज 2 4 8 2 4 8 8.8, और ब्रैकेट में 2 इंटू 3.5 7 प्लस 3.5, ठीक है। अगर एक टेंट का इतना एरिया है तो 1500 टेंट का कितना होगा। सो एरिया ऑफ वन टेंट हमें मिल गया 8.8 इंटू 10.5, तो 1500 टेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है टोटल 1500 टेंट्स हमें बनाने। तो अगर एक टेंट का इतना एरिया है तो 1500 टेंट का कितना होगा, 1500 इंटू दिस, ठीक है, मीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट कितना, ₹120 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है ₹120, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट होगा, 1500 इंटू 8.8 इंटू 10.5 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, 120 इंटू ये पूरा 1500 इंटू 8.8 इंटू 10.5, ठीक है। ये टोटल हमारा कॉस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने स्कूल्स में शेयर करना है, एक्सपेंडिचर को 50 स्कूल्स में शेयर करना है। तो अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 कर दें, क्योंकि शेयर करना है इक्वली। 120 इंटू 1500 इंटू 8.8 इंटू 10.5 अपॉन 50। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 3,32,640, 332,640 रुपीज is the required answer. Moving to second option of question 34. There are two identical solid cubical boxes of side 7 centimeter. तो हमारे पास दो cubical boxes हैं जिनकी साइड है 7 centimeter. From the top of the face of first cube, let this be first cube. A hemisphere of diameter equal to the side of the cube is scooped out. इसमें से diameter, एक हेमिस्फीयर हमने एक स्कूप आउट करना है। हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर किसके इक्वल है, डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब की साइड के इक्वल के इक्वल डायमीटर का हमें एक हेमिस्फीयर इसमें से बाहर निकाल देना है, स्कूप आउट कर देना है। तो मान लीजिए सपोज ये मेरे पास क्यूब है, कोशिश की है मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ पर होल करके कोशिश की है। एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाएंगे इससे कि अगर आपके पास एक क्यूब है और इसमें से हमने हेमिस्फेरिकल पोर्शन
स्कूप आउट कर लिया है। इमेजिन कर लो कि यहाँ से एक फेस से हेमिस्फेरिकल पोर्शन हमने स्कूप आउट कर लिया है, ठीक है। मैंने एक टेनिस बॉल भी निकाल के रखी थी, वो अभी बाद में समझाती हूँ। इतना क्लियर हुआ? फर्स्ट क्यूब में से हमने हेमिस्फेरिकल पार्ट स्कूप आउट कर लिया है। इसके बाद दिस हेमिस्फीयर जो हमने स्कूप आउट किया उसको दूसरे क्यूब के सरफेस पे इन्वर्ट कर दिया है, दूसरे क्यूब के सरफेस पे इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक पहला वाला तो आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हेमिस्फेरिकल स्पेस है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप दिखाई देगा इधर। दूसरे में क्या किया है हमने, मान लो कि हेमिस्फीयर, सपोज कर लो प्लीज, हाँ सपोज कर लेना समझने के लिए। वो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने स्कूप आउट किया था वो दूसरे क्यूब पे हमने इस तरह से रख दिया है, मान लो कि ये हेमिस्फीयर है सपोज करके, ठीक है। अब इमेजिन कर पा रहे हो आप कि कैसा बना है। पहले वाले में तो स्कूप आउट कर दिया है हमने, और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हमारा निकला वो दूसरे वाले में हमने इस तरह से रख दिया ताकि डोम शेप बन जाए हमें। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड्स, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। तो हम फॉर्मुलेज ले लेते हैं पहले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L², CS ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², एरिया ऑफ सर्कल πr²। अभी काम आएगा यहाँ पर, आप सोचोगे कि एरिया ऑफ सर्कल हम क्यों यूज करें, ये तो 3D शेप्स है, काम आएगा। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, S1 ले लें। सरफेस एरिया इसका पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेते हैं 6L² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास एक क्यूब था, ठीक है, इसका पूरा है, जब एरिया लोगे तो ये वाला टॉप फेस भी आ जाएगा जिसका एरिया L² था। अगर साइड L है, फेस, हर फेस कैसा है, स्क्वायर शेप का, तो उसका एरिया कितना होगा L²। तो 6 फेसेस हैं तो 6L²। लेकिन एक फेस में हमने क्या हटा दिया है, πr² हटाया। ध्यान से देखो, ये जो L² था इसमें से हमने क्या हटा दिया, ये वाला सर्कुलर पार्ट। टॉप व्यू देखोगे, अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो हमने ये वाला पार्ट हटा दिया है, ये सर्कुलर पार्ट रिमूव कर दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सर्कुलर पार्ट हमने रिमूव कर दिया है, इसलिए माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो CSA ऑफ क्यूब 6L², CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। तो ये हो गया 6L² प्लस πr², ठीक है। L कितना हमें गिवन है, L है 7 सेंटीमीटर और रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। अभी वैल्यूज हम पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेकंड वाला जो है एरिया वो क्या आने वाला है, देखिए ध्यान से। हमारे पास है सेकंड वाला क्यूब में ऊपर मान लो कि इस तरह का हेमिस्फीयर लगा हुआ है, सेकंड वाले क्यूब में ऐसे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, PSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, इसमें भी होगा अलग तरह से, ऊपर बना है लेकिन इसमें भी माइनस एरिया ऑफ सर्कल होगा। इसको हम समझ लेते हैं पहले। टोटल सरफेस एरिया लिया तब 6L² भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद इमेजिन करो, ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ठीक है। अब हमें ये जो फिफ्थ जो एक सरफेस है जिसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर को लगाया है डोम शेप बनाने के लिए, वहाँ पर πr² हटाना पड़ेगा ना हमें, ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा πr², ठीक है, इसलिए माइनस πr²। तो सेम वही रहेगा, बिल्कुल सेम वही कुछ पुट करना आपको, 6L² प्लस 2πr² माइनस πr² दैट इज इक्वल टू 6L² प्लस πr²। तो ये तो क्लियर है, आपको क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल, कि क्या सरफेस एरिया का रेशियो तो सेम ही आएगा 1:1, देयरफॉर S1/S2, क्योंकि न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो आपको वैल्यूज में पुट करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1:1 रेशियो। क्लियर? मूविंग टू सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। तो पहले हम फॉर्मुलेस लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L³ एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is
2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम पहले वाले सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका? पहला वाला सॉलिड हमारा ये था जिसमें इतना पार्ट अंदर से हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने स्कूप आउट कर दिया है। तो इमेजिन करो इसमें अगर हमें पानी फिल करना है या मिल्क फिल करना है, कोई भी लिक्विड फिल करना है, तो कितना वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ पूरा क्यूब माइनस ये वाला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं। L क्यूब, L है 7 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब मीन 7 इंटू 7/2। ठीक है, रेडियस। तो 7 क्यूब इज 343। अब ये सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसर, 2 11 से 22, 7 कैंसर, बचा 11 इंटू 77। 11 इंटू 77 हम कर लेते हैं। 77 इंटू 11 नहीं 49, 7 7 से 49, 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3 और 2 भी है, 3 2 जा 6, तो ये आएगा 539/6। 343 माइनस, यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, माइनस 539 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 343 माइनस 89.83, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 253.17 यूनिट मीटर क्यूब। तो ये आ गया फर्स्ट वाले का वॉल्यूम। क्लियर है? सेम ऐसे ही हम सेकंड वाले का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो सेकंड में क्या करना है, सेकंड शेप में इसके ऊपर हमें ये रखना है, हेमिस्फीयर रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर सेकंड वाले में प्लस कर देंगे हम। V2 निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये सब में प्लस, यहाँ पर प्लस, और प्लस करने से तुम्हें मिलेगा ये वाला आंसर 432, प्लस करने से मिलेगा 432.83 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन D. The median of the following data is 525. Find the values of x and y if the total frequency is 100 and this table is given to you. टेबल प्रॉपर बनाएंगे, टेबल के भी मार्क्स होते हैं। तो जब भी मीडियन की बात होती है सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख लें। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीन मीडियन मोड में से कुछ भी अगर पूछें तो पहले आप फॉर्मूला लिख लो, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है। तो CF लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले निकालेंगे, लेस देन टाइप CF। जब भी मीडियन बनाएंगे, मीडियन फाइंड करेंगे तो लेस देन टाइप CF आपको निकालना पड़ेगा, गिवन फ्रीक्वेंसी से लेस देन टाइप CF। अब इसको थोड़ा सा सोच लो, जब भी लेस देन टाइप की बात होती है तो हम लेते हैं अपर लिमिट्स। तो आपको सोचना है लेस देन 100 में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, लेस देन 200 में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, लेस देन 300 में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। 2-3 हम सोचेंगे, बाकी हमें सब समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। तो लेस देन 100 में कितना है 2, ठीक है। लेस देन 200 में क्या होगा, 2 और 5 दोनों मिला के 2 + 5 7। लेस देन 300 में ये तीनों होगा, तो इन दोनों का सम हमने यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स x + 7। ठीक, लेस देन 400 में 4 होंगी, इसमें से इन 3 का सम हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो +12 कर दे, तो x + 7 + 12 कितना हो गया 19। अब हमें समझ में आ गया कि हमें डायगोनली ऐड करते जाना है, प्लस कर देते हैं x + 36, देन x + 36 + 20 56, देन x + y + 56, देन x + y + 56 + 9 65, then x + y + 65 + 7 72, then x + y + 72 + 4 76। ठीक है, हमने इस तरह से डायगोनली ऐड कर दिया है और हमें मिल गया x + y = 76। तो यहाँ से इन सब का सम इन सब का सम है 100 और आपको मिला है x + y + 76, मतलब लेस देन 1000 में ये सब आएंगे। लेस देन 1000 में हमें क्या मिला, ये, और इनका सम है 100। दैट मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन है
एक इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 76 इक्वल टू 100। इससे हम x प्लस वाई के को निकाल सकते हैं 100 माइनस 76 दैट इज 24। तो एक इक्वेशन तो ये आपकी तैयार हो गई। ठीक है, अब मीडियन आपको दिया हुआ है 525 मीडियन दिया हुआ है, मतलब ये मीडियन क्लास होगी। 525 500 से 600 के बीच में आता है, यस और नो? 500 किसके बीच में आएगा, 500 और 600 के बीच में, मीन्स मीडियन क्लास हमें मिल गई। ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 500, और मीडियन क्लास वाली लाइन में हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मीडियन क्लास वाली लाइन की फ्रीक्वेंसी लेते हैं और उसके ऊपर वाली CF लेते हैं। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, बॉक्सेस बना दीजिएगा, एग्जाम में भी आप बॉक्सेस बना दीजिए, आप सर्कल कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। मीडियन इज 525, लोअर लिमिट इज 500 प्लस n/2, n मीन्स सिग्मा f, ठीक है। तो n/2 करना है, 100/2 दैट इज 50 माइनस CF इज x प्लस 36 अपॉन f इज 20 इंटू h, क्लास साइज, h होता है क्लास साइज, दैट इज 100 माइनस 0 दैट इज 100। ठीक है, तो सबसे पहले 500 को इधर ले जाओ, 525 माइनस 500 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2 5 10, तो यहाँ पे बचा 50 माइनस x, और क्योंकि माइनस साइन है तो बाहर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इंटू 5। ठीक है, 525 माइनस 500 कितना हो गया, 25। ये डिवाइड मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हम कर देते हैं और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 50 माइनस 36 इज 14, ये आ गया 5 इक्वल टू 14 माइनस x। तो माइनस x की साइड चेंज करेंगे, इधर लेफ्ट साइड में प्लस x, और 5 की साइड चेंज करेंगे, 14 माइनस 5 दैट इज 9। ठीक है, तो x आ गया 9। अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमें y मिल जाएगा। इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 24, सो y इक्वल टू 24 माइनस x दैट इज 15, सो y इज 15। दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 15। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।